हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है और वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेबल है। तो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो स्टूडेंट्स, 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जो कि हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यही चारों जो हैं बेसिक, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब इन्हीं चारों से डिराइव्ड है। इन्हीं चारों के कारण बाकी सारे फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, इनके हम स्ट्रेंथ के बारे में हम जानते हैं, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पे Fg है, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fw वीक न्यूक्लियर फोर्स, Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और Fs स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों का जो रेशियो है ये किसके बराबर है? 1:10⁻25 10⁻36 एंड 10⁻38। यानी हम लोग रेफरेंस लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर उसको हम अगर 1 लेते हैं, उसकी पावर अगर 1 रखते हैं तो उसके रिलेटेबल ये 10⁻5 गुना जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है, देखिए कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है। वही देखा जाए इसका अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी 10⁻2 टाइम्स। तो ये है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इससे क्या पता चलता है? और ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो हाईएस्ट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब चलते हैं, अब हम लोग एक एक करके सबका प्रॉपर्टी और सबके बारे में डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब किसी भी दो बॉडी के मासेस के कारण जो म्यूचुअल अट्रैक्शन जो अकर होता है वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्स के किसी भी दो मास बॉडी के बीच में हो सकता है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ये दो बॉडीज़ के बीच में, ये जो भी दो बॉडीज़ है, ये दो बॉडीज़ के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है उसके मासेस पे और उसके बीच के डिस्टेंस पे। तो ये जो कि किसी भी, इसको मान लेते हैं आर, जो दो बॉडीज़ के सेंटर से जो हम लोग इसका जो सेपरेशन है हम लोग सेंटर से लेते हैं, इस सरफेस या आउटर सरफेस से नहीं, ठीक है। तो ये जो सेंटर से जो इसका जो डिस्टेंस है वो आर और दोनों बॉडी का मासेस है m1 और m2, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो Fg वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज़, ठीक है। ये तो हम लोग लेते हैं पहला इक्वेशन, ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज़, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस, यानी आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। जब हम लोग ये दोनों को हम लोग जब कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो एक नया इक्वेशन फॉर्म होता है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेते हैं। वो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। तो अगर हम लोग ये जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो ये बनता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते ही एक जी आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हो गया Fg का वैल्यू जो कि एक फॉर्मुलेशन में आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है कि ये एक यूनिवर्सल एट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। ये पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स है वो यही है, ये, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स। हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। दूसरा है इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों है? क्योंकि ये आर स्क्वायर, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, किसी भी डिस्टेंस को आर स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ओबे करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। सो जाता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी ये इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ये फॉलो करता है अपने प्रॉपर्टी को। जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाता है। उसके बाद आता है वीकेस्ट फोर्स नॉन इन नेचर। ये इन्फिनाइट रेंज है इसका, ये लॉन्ग रेंज है, लेकिन इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है बाकी के कंपेरिजन में, जैसे हम लोगों ने रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ देखा था। उसके बाद आता है ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज़। इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू बॉडीज, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी बॉडी के सेंटर से एक्ट करता है, जो कि एक दूसरे से जुड़ा होता है एक लाइन से, सेंटर से, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये दो अगर बॉडी है, अगर इसके ऊपर जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसी भी डायरेक्शन में, उसका जो वर्क डन होगा वो सेम होगा सारे केसेस में, W1 W2 W3। अगर इसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर दें, ये सारे केसेस में इसका जो वर्क डन होगा इस फोर्स के कारण वो तीनों के सेम होगा। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
उसके बाद जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है दो बॉडीज़ के बीच में, जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है जिसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज़ के बीच में, वो पार्टिकल वो कौन सा पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेविटॉन्स। ये एक वर्चुअल पार्टिकल होता है, ये एक वर्चुअल वर्चुअल पार्टिकल होता है जिसको हम लोग ग्रेविटॉन बोलते हैं, और ये दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट करता है। इसको एक्सचेंज पार्टिकल्स या फिर मैसेंजर पार्टिकल बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। हम लोग जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं रेस्ट पे, Q1 और Q2, ये उन दोनों का बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ये दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट पे, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। ठीक है, सॉरी, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स था, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा r, उस पर ये डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में था, उसमें मास था, इसमें चार्ज है और डिस्टेंस सेम है, तो ये डिपेंड करेगा Q1 Q2 पे, प्रोडक्ट पे, और इसका डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि F, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स F है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, एंड Fe इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट चार्जेस। जब हम उन दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं तो एक नया इक्वेशन फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा देते हैं तब ये क्या बनता है, F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर जो K है वो है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और इसी K का जो वैल्यू है वो है 1/4πε0। ये जो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक वैक्यूम के अंदर में। तो उसका जो फॉर्मूला आता है फाइनल वो होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2 /r²। हम चलते हैं इसका प्रॉपर्टी पे। इसका प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने जैसे देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव ओनली। कौन सा, Fg जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है, क्योंकि जो मास होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये जो मास होता है वो एक सिंगल क्वांटिटी होता है, वो पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो पॉजिटिव होता है दो चार्ज, तो वो रिपेल करता है, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। सेम जैसे ग्रेविटेशनल लॉ ओबे करता है, वैसे ही ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, और ये भी सेम लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसा कि देखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और 100 गुना कम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। जैसा कि हमने स्ट्रेंथ में देखा था, ये भी सेंटर फोर्स है, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर से लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे ये एक्ट करता है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल्स है, जो मैसेंजर पार्टिकल्स है, दो चार्ज बॉडी के बीच के लिए जो मैसेंजर पार्टिकल जो वर्क करता है वो होता है फोटोन्स। इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, फोटोन्स, जो कि एक स्मॉल वेव पैकेट्स होता है, हम लोग फोटोन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस। तो जैसा कि नाम में है, ये न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये एक जो एटम्स का जो एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर का जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, यानी न्यूक्लियॉन्स पे ही ये एक्ट करता है, और जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 फर्मी के बराबर होता है, 1 फर्मी। और जो 1 फर्मी होता है वो इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻15 मीटर के, यानी ये इतने कम डिस्टेंस पर ये परफॉर्म करता है फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि लिखा हुआ है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। चलिए इसका प्रॉपर्टीज़ है,
इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, बता चुका हूँ। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स यानी बहुत ऑपरेट्स थ्रू रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर, यानी ये 1 फर्मी के डिस्टेंस पे एक्ट करता है। और ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। क्या? क्योंकि ये दो बॉडीज, क्योंकि बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है और इसका सेंटर लेना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स नहीं बोलते हैं। और ये कंजर्वेटिव भी नहीं है क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह क्योंकि ये एक बेसिकली एक एट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। ये उतने जो कम रेंज में जो है, उसका जो 10⁻⁻15 का जो रेंज है इस पर ये एट्रैक्टिव होता है। लेकिन जब इसका जो रेंज 0.5 फर्मी हो जाता है, यानी आधा फर्मी, हाफ फर्मी, 1/2 फर्मी, तो ये क्या हो जाता है, ये कभी कभी रिपल्सिव भी हो जाता है, ठीक है। वेरीज इन्वर्सली विथ हायर पावर ऑफ डिस्टेंस, जैसे जैसे ये इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये इन्वर्सली इसका एक्ट होने लगता है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोगों ने देखा। ये इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट। अब यहाँ चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग देखा न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो ये दो चार्जेस के बीच में आराम से ये एक्ट करता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच में। वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटॉन में ही करेगा, ठीक है। ये जो फोर्स इसका प्रोटॉन में लगेगा, जो फोर्स इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा और जो फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में होगा, वो तीनों का सेम होगा, तीनों में इक्वली एक्ट करेगा। ऐसे नहीं कि जो प्रोटॉन में लग रहा है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंट हो जाए, फिर न्यूट्रॉन में डिफरेंट हो जाए, तीनों में सेम होगा। और जो इसका जो दो पार्टिकल्स के बीच में, दो प्रोटॉन या फिर दो न्यूट्रॉन्स के बीच का जो एक्सचेंज पार्टिकल या फिर मैसेंजर पार्टिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाई मेसॉन्स। इसको हम लोग पाई मेसॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो है हमारा, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये तो हो गया न्यूक्लियॉन्स के बारे में। ये जो होता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स वो लगता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो फर्दर सब डिवाइडेड हो जाते हैं सब यूनिट्स में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एलिमेंट्री होता है, ये फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रिनोज होते हैं, न्यूट्रिनोज ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो भी होता है कि इट इज़ अ फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस में जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उन पे ये फोर्स एक्ट करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बीटा डीके। जब किसी न्यूक्लियस का जब बीटा डीके होता है तो वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है न्यूट्रिनोज। तो जो फोर्स इन दोनों को बाइंड करके रखता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों के बीच में एक्ट करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका प्रॉपर्टी है ये, इट इज़ द वीक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसको देखा जाए तो हम इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकता है कि इट इज़ अ वीक इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये भी एक्ट करता है सेम डिस्टेंस पे, 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज पे। और ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। इसका जो मैसेंजर पार्टिकल होता है वो होता है वेक्टर बोसॉन्स। ये जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो मैसेंजर पार्टिकल होता है वो होता है वेक्टर बोसॉन्स। तो ये हो गया 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब आते हैं इसके समरी पे, हम इसका समरी देख लेते हैं। तो ये है समरी, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 1, 10⁻25, 10⁻36 और 10⁻38। और इसका रेंज क्या है? इन्फिनाइट है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज है वो 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज क्या है? इन्फिनाइट है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सेम है। यानी देखा जाए तो जो ऑलमोस्ट जो सेम प्रॉपर्टीज़ है वो इन दोनों की है, और जो ऑलमोस्ट जो सेम प्रॉपर्टीज़ है वो इन दोनों की है। ये हो गया एक्सचेंज पार्टिकल्स। दो पार्टिकल के बीच में जो मैसेंजर पार्टिकल का काम करते हैं वो ये सब पार्टिकल्स होते हैं। और कौन कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं वो ये है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही लेसन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।